मैं अपने घर पर अपनी 16 साल की बेटी और देवर के साथ रहती थी। फिर एक दिन किसी काम से मैं बाहर गई थी। फिर देवर ने मेरी बेटी को, दोस्तों मेरा नाम भावना है। शाम 4 बजे का टाइम हो रहा था और मुझे अपने घर की फिक्र हो रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं अपनी 16 साल की बेटी को लेकर ओनेटो से उतर रही थी। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाने लगी क्योंकि सामने ही अस्पताल बना हुआ था। मुझे इन दिनों अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था क्योंकि मेरी बेटी के पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। ये दर्द कैसा था, किस चीज का था, ये बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई थी क्योंकि डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड बताया था। और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास आई थी। अभी तक तो मैं अपनी बेटी को पेट के दर्द की दवाई देकर सुला देती थी, लेकिन आज का दर्द बहुत ज्यादा तेज उठा था, जिससे मेरी बेटी तड़प तड़प कर रो रही थी। मैंने कई दिन पहले ही अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखा दिया था, क्योंकि वही तो मेरा इकलौता सहारा थी। उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर भागती थी। हर रात मेरी बेटी के पेट में दर्द होता था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जा रही थी, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। डॉक्टर बहुत अच्छी थी और इनकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। यह अस्पताल मेरे घर के पास में ही बना हुआ था और बाकी के अस्पताल और क्लिनिक मेरे घर से काफी दूर थे, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को डॉक्टर प्रीति के पास लाई थी। जब मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के क्लिनिक में लेकर दाखिल हुई, तो वहां पर बैठी हुई सारी औरतों ने मुझे अजीब अजीब सी नजरों से देखा था। मैं भी अपनी बेटी का नंबर लगवाकर खामोशी से बैठ गई थी। मेरी बेटी को अभी भी दर्द हो रहा था। वह दर्द से कराह रही थी। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगी, तुम परेशान मत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि औरतें मुझे अजीब अजीब सी नजरों से क्यों देख रही हैं। फिर एक औरत जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी, उसने मुझसे धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया और उसने बातों ही बातों में एक ऐसी बात कही जिससे मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती थी। मन तो कर रहा था कि इस औरत से अलग बैठ जाऊं, पर क्या करूं? इस औरत से मैं यहाँ पर लड़ भी नहीं सकती थी। उस औरत ने मुझसे कहा था कि बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उससे कहा कि आप यह कैसी बातें कर रही हो? क्या आपके पास कोई बेटी नहीं है जो आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा कि जब अपनी जवान बेटी को तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आओगी, तो तुम्हें लोग घूर घूर कर ही देखेंगे और तुम्हें इस तरह की बातें ही सुनने को मिलेंगी। इस औरत की बातों से मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने सोचा कि दुनिया में किस तरह के घटिया लोग मौजूद हैं, जिन्हें सामने वाले की फीलिंग्स और जज्बात की कोई फिक्र ही नहीं होती और जो मुंह में आता है वह बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं। मैंने उस औरत से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब मेरा नंबर भी आ गया था। मुझे पता नहीं था कि क्या हो गया था। मैं अंदर जाने के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर ले आई थी, क्योंकि मुझे इस औरत की बातें और वहां पर बैठे हुए लोगों की नजरें परेशानी में डाल रही थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। मैं अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई थी। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। वह दर्द से बुरी तरह से रो रही थी और तड़प रही थी, और उसका दर्द किसी भी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूर होकर मैं फिर से अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक पर चली गई। डॉक्टर प्रीति ने मेरी बेटी का चेकअप किया और फौरन ही एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चल सकेगा कि यह दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब मैं अपनी बेटी की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर प्रीति को दिखाने गई, तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी खुदकुशी कर लूं, क्योंकि यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मुझे अपनी जिंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर प्रीति ने मुझे बताया था। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर प्रीति से कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
मेरी बेटी तो बहुत मासूम है और ना वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। वह बहुत मासूम है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और मुझे कुछ पता कैसे नहीं चल सका, क्योंकि मैं तो 24 घंटे अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने रखती हूँ। डॉक्टर प्रीति ने सवाल किया कि आपने कोई लापरवाही बरती है? मैं अपनी बेटी की तरफ से कभी भी लापरवाह नहीं थी। डॉक्टर प्रीति के सवाल पर मैं खामोश हो गई थी। मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने के लिए छत पर चली जाती थी। हमारा तो मोहल्ला भी बहुत अच्छा था और मुझे अपने सारे पड़ोसियों पर बहुत भरोसा था। कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। मेरी बात पर डॉक्टर प्रीति ने कहा कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारी बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर प्रीति ने मुझे कुछ दवाइयां लिखकर दे दी थी और मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बेटी को दवाई देकर सुला दिया था। शाम के 6 बज रहे थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा देवर खड़ा हुआ था। मैंने उसे घर का राशन लाने के लिए भेजा था। वह अब काम पर भी जाने लगा था और अपने कमाए हुए पैसे मेरे हाथ पर लाकर रखता था। अपने देवर को देखकर मुझे सबसे पहला ख्याल अपनी बेटी का ही आया था और उसी टाइम मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बेटी की मुजरिम बन गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ गलत करने वाला और कोई नहीं, बल्कि मेरा देवर ही है। आखिर इसके अलावा और कोई हो भी कैसे सकता है? मैंने इसे मासूम और लावारिस समझकर अपने घर में सहारा दिया था। मैंने फौरन ही उसके हाथ से सामान लेकर फेंक दिया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? वह हैरान होकर मुझे देख रहा था। मैं दबी दबी आवाज में उससे सवाल कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मोहल्ले में मेरी बेटी की बदनामी हो। मेरे चीखने से उनको भी पता चल जाना था। पहले ही क्लिनिक पर बैठी उस औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जब सिर्फ मुझसे एक औरत की बात बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो फिर मैं सारी दुनिया वालों की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने अपने देवर का गिरेबान पकड़कर उसे घर के अंदर धकेल दिया और गुस्से में आकर अपने देवर को पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरा देवर बार बार कह रहा था कि भाभी मेरी कोई गलती नहीं है। आप आखिर मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा दे रही हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कम से कम मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने क्या किया है। लेकिन मुझे अपने देवर पर किसी तरह का रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। मुझे 100% यकीन था कि मेरी बेटी का गुनहगार और उसका आरोपी यही था। इसको बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि मेरा देवर भाग जाएगा, लेकिन वह भागा नहीं था, बल्कि वहीं पर बैठकर मुझे रोता हुआ देख रहा था। मुझे अब अपने देवर को इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मैंने उससे कहा कि निकल जाओ मेरे घर से और अब कभी दोबारा पलटकर मेरे पास नहीं आना। तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भतीजी भी मर गई। समझ लेना कि तुम भी हमारे लिए मर गए। इसलिए दोबारा पलटकर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बला से तुम कहीं भी जाओ। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं एक ऐसी औरत थी जिसके पास मर्द का सहारा नहीं था। तभी तो इसको अपने घर में जगह दी थी, क्योंकि यह भी तो हमारा अपना ही था। मैं कमरे में आ गई, जहां पर मेरी बेटी सो रही थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। ये समाज वाले मेरी बेटी को इस तरह से कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो पहले से ही मेरी बेटी लाचार है, दूसरा उस पर यह भी अत्याचार हो गया था। आज से 4 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गई थी। मैं अपनी बेटी के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पति भी इस दुनिया से मुझे छोड़कर चला गया था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। उससे जो किराया आता था, उससे अपना गुजारा कर रही थी, जो हम दोनों माँ बेटी के लिए काफी था।
मेरा भी अपना इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि मैं भी अनाथ थी। मुझ जैसी अनाथ से ही मेरे पति ने शादी की थी। मैं अपने घर में अपनी 16 साल की बेटी के साथ रहती थी। मेरी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे परिवार में मैं, मेरा पति और मेरी एक बेटी थी। इसके अलावा मुझे कोई दूसरी औलाद नहीं हुई थी। मेरी बेटी 16 साल की हो गई थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। बस मेरी बेटी के अंदर एक ही कमी थी कि वह सुन नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अपनी बेटी के इस बीमारी के लिए मैंने उसका काफी इलाज करवाया था, लेकिन वह पैदाइशी तौर पर ऐसी ही थी, इसलिए उसका इलाज होना नामुमकिन था। मेरा ससुराल गांव का था, लेकिन मेरा पति यहाँ शहर में नौकरी करता था, इसलिए हम लोग यहीं पर ही रहते थे। मेरे सास ससुर बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरे पति उन्हें यहाँ से पैसा कमाकर भेजता था। हम लोग भी कोई ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरा पति बड़े ही मेहनत से पैसा कमाता था और आधे से कम हम लोगों के पास बचता था, जिसमें हम अपना गुजारा करते थे। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था। उसकी उम्र 20 साल थी। वह जवान था। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। हालांकि उससे पहले मेरे ससुर की मौत हो चुकी थी और अभी हाल फिलहाल में मेरी सास की भी मौत हो गई थी। मेरा देवर बहुत ही सीधा था और वह गांव के मकान में अकेला रह गया था। वह गांव में अकेला परेशानी भरी जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए लोगों ने तय किया कि उसे उसके शहर में रहने वाली भाभी के पास भेज दिया जाए। अभी मेरा देवर हमारे घर पर रहने के लिए नहीं आया था। अभी तो गांव में ही रह रहा था, लेकिन उसने फोन करके बता दिया था कि गांव के लोग उसे यहाँ पर भेज रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में रहते हुए तुम्हारी जिंदगी लावारिसों की तरह गुजर रही है। मेरा देवर कोई काम काज नहीं करता था, क्योंकि उसके माता पिता ने छोटा होने की वजह से उससे इतना प्यार किया था कि उनके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। वैसे तो उसके अंदर कोई बुरी हरकत नहीं थी, लेकिन वह बस सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। उस बेचारे को कोई खाना तक देने वाला नहीं था। गांव के आस पड़ोसी ही उसे कभी कभी खाना दे जाते थे, तब वह खा लेता था, वरना भूखा रहता था। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपने देवर को यहीं पर ही बुला लेती हूँ। मुझे भी तो किसी मर्द का सहारा चाहिए था। मेरे पति के मरने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मैं अपनी तरह ही अपने देवर का भी एहसास कर सकती थी, क्योंकि जब हम खुद अकेले रहते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। मैंने भी यही सोचा कि मेरा जवान देवर अकेला रहता है, उसको भी तो किसी के सहारे की जरूरत है। फिर मैंने उसे अपने घर बुला लिया था। आज से 4 महीने पहले की बात है, जब मैंने अपने देवर को घर बुला लिया था। उसका नाम विकास था। उसे देखकर मुझे कोई खास खुशी तो नहीं हुई थी, क्योंकि वह कुछ कमाता ही नहीं था। मेरी जान को ही एक फैमिली मेंबर बढ़ गया था। आजकल महंगाई की वजह से वैसे भी खर्च इतने ज्यादा बढ़ गए कि अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि चलो, मेरे लिए कोई एक सहारा बन गया। तड़पती कड़कती हुई धूप में मेरे घर का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरा 20 साल का जवान देवर खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही खुश हो गया था और मेरी बेटी के लिए फ्रूट्स लेकर आया था। वह मुझे बहुत ज्यादा भूखा लग रहा था। घर आते ही सबसे पहले मैंने उसे खाना खिलाया, क्योंकि दोपहर का टाइम था और इस टाइम हम लोग भी खाना खा रहे थे। मेरा देवर जैसे बेचैन होकर खाना खा रहा था। उस बेचारे को देखकर तो मुझे उस पर तरस आया, क्योंकि लोग तो उसे बासी और रूखा सूखा खाना ही दिया करते थे। मेरे हाथ का टेस्टी और ताज़ा खाना खाकर वह बहुत खुश हुआ था और मेरे हाथ के खाने की बार बार तारीफ किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसने पेट भरकर खाना खाया है। वह बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अपने देवर को घर में रखने से मेरा भी फायदा हुआ था कि मैं बाजार के बार बार चक्कर लगाती थी। मुझे कोई सामान लाना होता तो मैं अकेले ही बाजार जाकर लेकर आती थी। ऊपर से मुझे अपनी बेटी की भी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि वह घर में अकेली थी। मैं अपनी बेटी को दवाई देकर सुला दिया करती थी और फिर घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर ही घर से बाहर निकलती थी। मुझे बार बार अपनी बेटी की फिक्र सताती थी और फिर मैं थक भी जाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि यह सारे काम मेरा देवर ही किया करेगा। मेरे देवर को घर में आए हुए 2 दिन हो गए थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह मेरे हर काम में हाथ बटा रहा था।
मेरे बिना कहे ही वह हर काम को कर दिया करता था। उसे भी लग रहा था कि कहीं मैं भाभी पर बोझ न बन जाऊं, इसलिए वह हर काम कर रहा था, घर का भी और बाहर का भी। मेरे साथ साथ घर की सफाई भी करवाया करता था और खाने में भी मेरा हाथ बंटा दिया करता था। मुझे खुशी होती थी, उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ था। वह बेचारा रात को बार बार उठकर घर के दरवाजे पर भी पहरा दिया करता था कि कहीं चोर वगैरह अंदर ना आ जाए, क्योंकि रात को मैं सोने जाती तो इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से मेरा देवर घर आया था, मैं सुकून की नींद ले रही थी। लेकिन मैं इस तरह से अपने देवर पर इतनी जल्दी भरोसा भी तो नहीं कर सकती थी। पता नहीं जाने क्यों मुझे अपने देवर को देखते ही उस पर भरोसा हो जाया करता था। वह भाभी भाभी कहता हुआ बार बार मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे घर में एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी। मैंने उसको वहीं पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी जवान बेटी का साथ था। मैं उसे अपने कमरे में तो नहीं सुला सकती थी, और ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराए पर दिया हुआ था। उसमें किराएदार रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में जाने का रास्ता भी अलग था, इसलिए नीचे से मैं दरवाजा बंद रखती थी। मेरे घर में जो किराएदार रहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपका देवर मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ जाया करे, तो मैं उसे पैसे दे दिया करूंगा। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने देवर से इस बारे में बात करके बताऊंगी। मेरा देवर जब सब्जी लेकर घर आया, तो मैंने उसे इस बारे में बताया था, और वह इस काम के लिए फौरन ही राजी हो गया था, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी। मेरे देवर ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वहां से उसे 12,000 रुपये महीना मिलने लगा था। मेरे लिए वह 12,000 रुपये काफी थे, क्योंकि मेरा देवर अपने सारे के सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दिया करता था। मुझे पैसों से भी काफी सहारा मिला था। मेरे देवर के घर आने के बाद से मुझे काफी आसानी हो गई थी। फिर 12,000 भी मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। उसके होते हुए मुझे सेफ्टी का भी एहसास हो रहा था। अगर इस सेफ्टी के मुझे 12,000 रुपये महीना मिल रहा था, तो इससे मेरे घर में भरपूर राशन भर जाता था, और बाकी का खर्च मैं किराए के पैसों से उठा लिया करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 12,000 से मैं सेफ्टी ही नहीं, बल्कि उम्र भर की बदनामी और बेइज्जती भी खरीद रही हूँ। लेकिन जब से मेरा देवर आया था, मेरी बेटी अपने पेट में बार बार दर्द बता रही थी। मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दो बार तो मैंने उसे छोटे डॉक्टर से दवाई लेकर दिलवा दी थी, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा दर्द से तड़पती थी, इसलिए मैंने उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक दिन अपनी बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर चली गई। उन्होंने मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड बताया था, लेकिन वहां पर बैठी हुई उस औरत ने मुझे जो बात बताई थी, उसे सुनकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाऊं। इसलिए मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वापस लेकर घर आ गई थी, और मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर उसका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास ले गई थी। उसके बाद जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई, उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं घर आई तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मेरे देवर की हालत भी बहुत बुरी थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। लेकिन उस बेचारे ने उफ तक नहीं किया था। मेरी पिटाई को खामोशी से वह बर्दाश्त करता रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मेरे किराएदार हमारे घर पर आ गई थी, क्योंकि वह मेरे पास फ्री टाइम में बातें करने के लिए आ जाया करती थी। उनका नाम सुमित्रा था। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझसे मेरी हालत की वजह पूछी। मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अपने दिमाग से बोझ कम करना चाहती थी। इसीलिए मैंने सारा मामला सुमित्रा भाभी को बता दिया। सुमित्रा भाभी ने मुझे एडवाइस दी कि मैं अपने देवर को पुलिस के हवाले कर दूं, वरना उसने आज यह पहला जुर्म किया है। इसके बाद वह आगे न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर उसे आजाद छोड़ दिया जाए, तो वह दूसरों की जिंदगी भी खराब कर सकता है। सुमित्रा भाभी ने मेरी हिम्मत बांध दी थी, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। मैंने सुमित्रा भाभी से कहा कि मुझे अपनी बदनामी का डर है। ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर मीडिया तक। मेरी बात सुनकर सुमित्रा भाभी ने कहा कि मेरे नंदोई पुलिस में है। मैं खामोशी से उनसे बात कर लेती हूँ। तुम्हारी बेटी का कोई नाम नहीं आएगा। वह खामोशी से ही सारा काम कर लेंगे। बस
तुम अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट पुलिस को दिखा देना, ताकि पता चल सके कि इस लड़के ने क्या किया है। रिपोर्ट की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं दे सकती। मैंने कहा कि मुझे पता है यह हरकत इसी की है, इसके अलावा और कोई हो भी तो नहीं सकता। मैंने पूरे यकीन के साथ यह बात सुमित्रा भाभी को बताई थी। सुमित्रा भाभी ने मेरी मदद की और यह बात चोरी चुपके फोन करके अपने नंदोई को बता दी। सुमित्रा भाभी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह बिल्कुल सही कह रही थी। अगर ऐसे लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए तो यह लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर इतनी सी उम्र में वह इतना बड़ा जुर्म कर सकता है, तो आगे चलकर ना जाने क्या करेगा और फिर वह कितना बड़ा मुजरिम बन सकता है। मैं सारी रात सुमित्रा भाभी की बात सोचती रही थी। सुमित्रा भाभी के नंदोई ने सारी बात संभाल ली थी। अगले दिन सुमित्रा भाभी के नंदोई दो ऑफिसर्स के साथ बिना वर्दी में हमारे घर पर आए थे। पुलिस वाले मेरे देवर को पकड़कर ले गए थे। हालांकि वह बार बार अपनी रोती हुई नजरों से मुझे देख रहा था और कह रहा था कि भाभी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिस दिन उसको मारा था उस दिन घर से बाहर नहीं निकला था। वह अपनी बैठक से बाहर भी नहीं निकला था। मैंने उससे कहा था कि जब तुम्हें काम पर जाना हो तभी तुम बैठक से बाहर आना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें खुद ही कमरे के अंदर देने आऊंगी। तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वह मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था और कह रहा था कि भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। मेरा देवर जिसको मैंने तरस खाकर अपने घर में जगह दी थी, इसलिए मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। मैंने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन पुलिस वालों ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं वहां गई तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि हमने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है, लेकिन यह लड़का सच बताने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है। पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह अपना जुर्म कबूल कर ले, और इसीलिए उसे बहुत सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। जेल में होने पर भी मुझे बिल्कुल भी अपने देवर पर तरस नहीं आ रहा था। मैंने पुलिस वालों से कहा कि उससे और ज्यादा पूछने की कोशिश करें ताकि वह अपना जुर्म कबूल कर ले। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे बेटे की तबीयत संभल गई थी। मैं उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इस बार डॉक्टर प्रीति के पास नहीं लेकर गई थी, क्योंकि डॉक्टर प्रीति के पास मेरी जान पहचान वाली कुछ औरतें मुझे मिल गई थीं और हमारे पड़ोस के काफी लोग डॉक्टर प्रीति के पास ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते थे। मैं अपनी बेटी को लेकर ओनेटो में बैठ गई थी और दूर के एक अस्पताल में आ गई थी। यह अस्पताल मेरे घर से बहुत दूर था। इसका एड्रेस भी मुझे सुमित्रा भाभी ने ही बताया था। मुझे अब जो भी करना था बहुत जल्दी करना था और बहुत खामोशी से करना था, क्योंकि मैं इस बात को ज्यादा लीक नहीं कर सकती थी। अगर ज्यादा दिन हो जाते तो ये बात खुद ब खुद सब लोगों के सामने आ जानी थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था। वह बेचारी मुझे अपनी परेशानी के बारे में अपने मुंह से बता भी नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम और सीधी थी। मैंने उसे इस बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, तब भी वह मुझे कुछ नहीं बता पाई थी और मासूमियत से मुझे देखे जा रही थी। इस डॉक्टर के बारे में मुझे सुमित्रा भाभी ने बताया था कि यह डॉक्टर साक्षी है, जो ज्यादा पैसे लेकर हर काम खामोशी से कर देती है। ज्यादा पैसों का सुनकर मैंने अपने कानों की सोने की बालियां बेच दी थी। मेरे पास 60,000 आ गए थे, जिसे मैंने बहुत संभाल कर अपने पास रख लिए थे। मैंने अपने पर्स को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे उसमें बहुत बड़ा कोई खजाना हो। इसमें खजाना तो नहीं था, लेकिन 60,000 की रकम तो जरूर थी। मैं जहां भी जाती थी सिर पर पल्लू रखे बिना ही जाती थी, लेकिन आज मैंने अपने सिर पर पल्लू रख लिया था और चेहरे पर मास्क भी लगा लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मैंने अपनी बेटी का भी चेहरा छुपा दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने चेहरे को इस तरह से छुपाना भी पड़ेगा। हालांकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन शायद मेरा कसूर यह था कि मैंने अपने देवर पर भरोसा किया था, जिसने मेरा भरोसा जीतकर मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ किया था। मैं अपनी बेटी को अंदर ले गई। मेरी मासूम बेटी समझ ही नहीं पा रही थी
कि मैं क्यों बार-बार उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। उसकी नज़रों के सवाल मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैं उसे बार-बार समझा रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं उससे और ज्यादा सवाल पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से आइडिया हो गया था कि मेरी बेटी के साथ जिसने यह हरकत की है, वह होशो हवास में नहीं की है। मेरी बेटी के साथ जो भी कुछ किया गया है, उसे बेहोश करके किया गया है, वरना मुझे मेरी बेटी कुछ न कुछ बताने की कोशिश जरूर करती। ना जाने कब और कैसे मेरे देवर ने मेरी बेटी का फायदा उठा लिया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं उस डॉक्टर के पास गई और सारी बात उनको बता दी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर को यकीन आया। वह काफी परफेक्ट डॉक्टर थी। उन्होंने मेरी बेटी का चेकअप किया और कहा कि मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही। उन्होंने मेरी बेटी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो मेरे ऊपर एक और धमाका फूट गया था। जब उन्होंने मुझे बताया कि यह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत है, डॉक्टर प्रीति ने जो भी कुछ बताया है वह ठीक नहीं है। मेरी बेटी के पेट पर बहुत ज्यादा सूजन बनती जा रही है। इसी की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा सिर्फ तला भुना खाने की वजह से ही हो रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर प्रीति ने ही तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा है, वह भी 1 महीने का। डॉक्टर साक्षी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड करते समय अल्ट्रासाउंड की मशीन गलत रिपोर्ट दे देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हुए देखे हैं। जब अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब होती है और गलत टाइप की रिपोर्ट देने लगती है, तभी ऐसा होता है। डॉक्टर साक्षी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा तजुर्बेकार डॉक्टर हूँ। दूर दूर से लोग मेरे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए फिर भी उन्होंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया था। मेरी बेटी के पेट में सूजन के अलावा कुछ भी नहीं आया था। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात का यकीन करूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और घर वापस आ गई थी। भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि डॉक्टर साक्षी जो भी कह रही है, वह सब कुछ सच हो। अगले दिन मैं फिर से डॉक्टर प्रीति के पास गई और उनके क्लिनिक में काफी हलचल थी। डॉक्टर प्रीति अपने क्लिनिक पर नहीं थी। न जाने यह भीड़भाड़ किस बात की थी। मैंने नर्स से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नर्स ने मुझे बताया कि डॉक्टर प्रीति के अल्ट्रासाउंड की मशीन काफी दिनों से खराब थी और गलत रिपोर्ट दे रही थी। इस क्लिनिक में लोग गलत रिपोर्ट लेकर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। जिन लोगों को गलत रिपोर्ट मिली है, वो लोग डॉक्टर प्रीति को अरेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। नर्स की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर साक्षी सच कह रही थी। मतलब कि मेरी बेटी की भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था। मैं बहुत खुश थी। मेरी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गई थी। मैं घर वापस आ गई तो मेरी बेटी घर आते ही सो गई थी। मुझे उसे देखकर सुकून मिला था। फिर मुझे अपने देवर का ख्याल आया था, जिसे मैंने इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया था। अपने देवर का ख्याल आते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। पुलिस वालों ने मार मारकर उस बेचारे की ना जाने कैसी हालत कर दी होगी। वो बेचारा अब तक तो बेहाल हो गया होगा। मैंने जल्दी से सुमित्रा भाभी को अपने पास बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर तो सुमित्रा भाभी को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। पहले तो मैं अपनी बेटी का कहीं और इलाज करवाना चाहिए था, उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचना था। उन्होंने कहा कि तुम्हें आइडिया भी है कि पुलिस वालों ने सच उगलवाने के लिए उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया होगा। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर मैंने उनको अल्ट्रासाउंड की नई वाली रिपोर्ट दिखाई थी। उस बेचारे की सच्चाई साबित हो गई थी। उसका कोई कसूर नहीं था। उस बेचारे को पहले भी इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वह मेरे पास आकर मेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया? बिना कुछ सोचे समझे ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कम से कम मुझे एक डॉक्टर से और कंफर्म करना चाहिए था।
एक ही डॉक्टर की बातों में आकर मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। सुमित्रा भाभी भी मुझसे नाराज थी, इसलिए वह मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आई थी। मैंने जल्दी से अपने देवर को जेल से निकलवाया। पुलिस वालों ने भी मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा किया था। मैं सब लोगों के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी और इज्जत के साथ उसे घर ले आई थी। मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया था और उसे पूरी बात बताई थी। दरअसल मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरी बेटी के पेट में 1 महीने का बच्चा पल रहा है और किसी ने उसके साथ यह हरकत की है। मेरी बेटी कुंवारी थी और उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। बस इसी वजह से मुझे टेंशन हो गई थी। एक तो मेरी बेटी पहले से ही लाचार थी, ऊपर से उसके साथ ये सब कुछ हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी थी कि मेरे देवर ने मुझे बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसका दिल इतना नरम है कि उसने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। हालांकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसकी जगह अगर कोई और होता, तो वह भी कभी मुझे माफ नहीं करता। लेकिन उसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, भाभी, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। आपने मेरे साथ जो किया वह गलत फहमी की वजह से हुआ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकता है। आपकी एक जवान बेटी है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उसे घर छोड़कर जाने नहीं दिया। उससे बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उससे कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, चाहो तो मुझे पैसे भी मत दो, लेकिन मेरा घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि फिर से तुम्हारे लावारिस होने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। पहले ही मुझे जेल वाले हादसे पर काफी अफसोस हो रहा है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, शारीरिक और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन मेरे देवर ने मेरी एक नहीं सुनी और वह मेरा घर छोड़कर चला गया। मैं उसके जाने के बाद सारी सारी रात रोती रही थी। फिर मैं डॉक्टर प्रीति के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी भी गलती है और उनकी गलती की वजह से ही इतना सब कुछ हो गया। डॉक्टर प्रीति ने कहा कि उन्होंने जिस लड़की को अल्ट्रासाउंड के लिए रखा था, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मशीन खराब है। उसने अपना नुकसान छुपाने के लिए मुझे मशीन की खराबी के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरे साथ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे पेशेंट के साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्हें बच्चे की धड़कन महसूस हुई थी, लेकिन यह सब कुछ मशीन की खराबी की वजह से था। उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा है। मैं उनके क्लिनिक से वापस आ गई। कुछ ही दिन इस तरह से गुजर गए थे। उन्होंने मुझसे बहुत माफी मांगी थी। मैं अपने देवर के घर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसी तरह से मुझे मेरी गलती की माफी मिल सकती थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि वह बेचारा कहाँ होगा और इस अनजान शहर में कैसे खा पी रहा होगा। उसके लिए तो यह शहर अनजान ही था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी, लेकिन भगवान ने एक दिन मेरी प्रार्थना सुन ही ली और मेरा देवर खुद ही हमारे घर वापस आ गया। अब की बार मैंने फैसला किया था कि मैं उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करूंगी। इस हादसे को अब 10 साल गुजर गए। मैंने अपने देवर की शादी कर दी है। मेरे देवर ने अपनी मेहनत से हम लोगों का काफी भला किया। वह अपनी पत्नी के साथ आज बहुत खुश है, और तो और मेरी बेटी की भी शादी एक न भूलने वाले लड़के के साथ ही हो गई। वह लड़का अच्छा कमाता है। मेरी बेटी वहां पर बहुत खुश है। मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान है और भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। मेरे देवर को बहुत अच्छी पत्नी मिली है, जो उसका हर सुख दुख में साथ देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।